दी गई है। आपके कहे अनुसार यहाँ उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत से जुड़े सभी मुख्य बिंदुओं, प्रश्नों, टॉपिक्स को स्पष्ट रूप से नीचे सूचीबद्ध किया गया है ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। 1. उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट माइनस मुख्य टॉपिक्स। विकास। उत्तर पूर्व क्षेत्र में आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास। भारतीय संविधान। उत्तर पूर्व के राज्यों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। लक्षण। इस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताएं। आंदोलन। उत्तर पूर्व में हुए विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक आंदोलन। राजनीति। क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता। दलीय व्यवस्था। उत्तर पूर्व में राजनीतिक दलों का स्वरूप और व्यवस्था। महिला आंदोलन। महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन और उनकी भूमिका। शरणार्थी समस्या और इसके प्रभाव। पर्यावरण। क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियां और आंदोलन। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नृजातीय प्रोफाइल। यहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय नृजातीय एथनिक ढांचा। शक्ति और कार्य। स्थानीय प्रशासन और शक्तियों का विभाजन। मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां। पहाड़ी राज्य का मांग की मांग। अलग पहाड़ी राज्यों को बनाने की मांग और आंदोलन। शैक्षिक विकास। क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और उसका विकास। उत्तर पूर्व भारत में नृजातीयता और पहचान का संकट। एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। भूमिका। उत्तर पूर्व भारत परीक्षा में आप इसे इसी तरह लिखेंगे। 1. उत्तर पूर्व भारत में नृजातीयता, एथनिसिटी और पहचान का संकट, कारण और परिणाम। यह प्रश्न परीक्षा में लगभग हर साल 20 नंबर में पूछा जाता है। क्या प्रस्तावना बैठे भूमिका। उत्तर पूर्व भारत 8 राज्यों का समूह अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक बनावट के कारण भारत के अन्य हिस्सों से भिन्न है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियां और नृजातीय एथनिक समूह रहते हैं। इस क्षेत्र की राजनीति और समाज का मुख्य केंद्र नृजातीयता और अपनी पहचान को बचाए रखना है। जब भी किसी समूह को लगता है कि उसकी भाषा, संस्कृति या जमीन खतरे में है, तो यहाँ पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है, जो अक्सर हिंसक आंदोलनों का रूप ले लेता है। पहचान के संकट और नृजातीय संघर्ष के मुख्य कारण। 1. औपनिवेशिक विरासत, ब्रिटिश नीति। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से अलग रखने के लिए इनर लाइन परमिट, ILP और एक्सक्लूडेड एरिया जैसी नीतियां बनाईं। इससे इस क्षेत्र का बाकी भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाया। 2. जनसांख्यिकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज। 1947 के विभाजन और विशेषकर 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के समय लाखों की संख्या में शरणार्थी असम, त्रिपुरा और मेघालय में आकर बस गए। उदाहरण के लिए त्रिपुरा में स्थानीय आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए और बंगाली प्रवासियों की संख्या बढ़ गई। इससे स्थानीय लोगों में डर बैठ गया। 3. संसाधनों पर नियंत्रण का संघर्ष। उत्तर पूर्व में जमीन और जंगल केवल आर्थिक साधन नहीं हैं, बल्कि वे जनजातियों की पहचान से जुड़े हैं। बाहरी लोगों के आने से जमीन और नौकरियों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे स्वदेशी बनाम बाहरी, इनसाइडर्स vs आउटसाइडर्स का संघर्ष शुरू हुआ। 4. असमिया राष्ट्रवाद बनाम जनजातीय आकांक्षाएं। आज़ादी के बाद असम सरकार ने जब असमिया भाषा को जबरन थोपने की कोशिश की, तो खासी, गारो, मिजो और नागा जैसी जनजातियों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे असम का विखंडन हुआ। नृजातीय आंदोलनों के विभिन्न रूप। अलगाववाद, सेसेशनिज्म। कुछ समूहों ने भारत से पूरी तरह अलग होने की मांग की, जैसे नागालैंड में NSCN और मिजोरम में MNF। अलग राज्य की मांग, स्टेटहुड, जैसे बोडो जनजाति द्वारा असम के भीतर ही अपने लिए अलग बोडोलैंड राज्य की मांग। अंतर जनजातीय संघर्ष, केवल सरकार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दो जनजातियों के बीच भी संघर्ष होते हैं, जैसे मणिपुर में नागा बनाम कुकी या कुकी बनाम मैतेई संघर्ष। निष्कर्ष। उत्तर पूर्व में नृजातीयता का मुद्दा केवल कानून व्यवस्था का नहीं है। इसका समाधान केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, भाषा और संस्कृति की संवैधानिक सुरक्षा की गारंटी देकर ही किया जा सकता है। 2. भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, संरचना, शक्तियां और सीमाएं। यह प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण 20 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रस्तावना बैठे भूमिका। भारतीय संविधान के निर्माताओं को पता था कि उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था देश के बाकी हिस्सों से अलग है। इसलिए गोपीनाथ बारदोलोई समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) और 275(1) को जोड़ा गया। ये अनुसूची वर्तमान में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को अपनी परंपराओं के अनुसार शासन करने की स्वायत्तता देना है। स्वायत्त जिला परिषद ADC की संरचना।
छठी अनुसूची के तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स -ADCS का गठन किया जाता है। सदस्य संख्या, प्रत्येक परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह परिषद एक तरह से स्थानीय स्तर पर छोटे राज्य की तरह काम करती है। ग. जिला परिषदों की शक्तियां और कार्य। 1. विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स। परिषदों को अपने क्षेत्र के भीतर भूमि आवंटन, वनों के प्रबंधन, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि इन कानूनों पर राज्यपाल की सहमति अनिवार्य है। 2. न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर्स। जनजातीय मामलों और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए ये परिषदें पारंपरिक ग्राम अदालतों विलेज कोर्ट्स का गठन कर सकती हैं। यहाँ वकीलों की जगह पारंपरिक नियमों से न्याय होता है। 3. वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर्स। इन्हें अपने क्षेत्र में भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू वसूलने, वाहनों पर टैक्स लगाने, हाट बाजारों और व्यवसायों पर कर लगाने का अधिकार होता है। घ. छठी अनुसूची की सीमाएं और कमियां। इतने अधिकारों के बाद भी व्यावहारिक रूप से इसमें कुछ कमियां देखी गई हैं। राज्य सरकार के साथ टकराव। अक्सर जिला परिषदों और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को लेकर टकराव रहता है। राज्य सरकारें इन्हें पर्याप्त धन आवंटित नहीं करती। वित्तीय निर्भरता। टैक्स वसूलने के अधिकार के बावजूद ये परिषदें धन के लिए केंद्र और राज्य के अनुदानों पर निर्भर रहती हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी। पारंपरिक जनजातीय समाजों में महिलाओं को राजनीति में आगे आने का मौका कम मिलता है, जिसके कारण इन परिषदों में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर रही है। घ. निष्कर्ष। तमाम कमियों के बावजूद छठी अनुसूची ने उत्तर पूर्व के आदिवासियों को भारत संघ के भीतर जोड़े रखने और उनकी विशिष्ट जीवन शैली को आधुनिक ताकतों से बचाने में बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। 3. उत्तर पूर्व भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय और दलीय व्यवस्था का विकास। राजनीति और लोकतंत्र के विकास पर आधारित प्रश्न। कै. प्रस्तावना बैठे भूमिका। उत्तर पूर्व भारत की दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम देश के बाकी राज्यों से काफी अलग है। आज़ादी के शुरुआती 3 दशकों तक यहाँ कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था, जिसे एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता था। लेकिन 1970 और 80 के दशक के बाद यहाँ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों रीजनल पार्टीज का तेजी से उभार हुआ। आज इस क्षेत्र की राजनीति में राष्ट्रीय आकांक्षाओं से ज्यादा क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान की राजनीति हावी है। ख. क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण। 1. केंद्र सरकार के प्रति असंतोष। स्थानीय लोगों को लगता था कि दिल्ली में बैठी राष्ट्रीय पार्टियां उनके क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं से पूरी तरह कटी हुई हैं। 2. असम आंदोलन और छात्र राजनीति। 1979-1985 के असम आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि राष्ट्रीय पार्टियां विदेशी प्रवासियों के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहीं। आंदोलन की समाप्ति के बाद छात्र नेताओं ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई। 3. जनजातीय पहचान की रक्षा। हर छोटी बड़ी जनजाति जैसे मिजो, नागा, खासी को अपनी पहचान और हितों की रक्षा के लिए एक राजनीतिक मंच की जरूरत थी, जो राष्ट्रीय दलों में संभव नहीं था। ग. दलीय व्यवस्था का विकास क्रम। विभिन्न चरण। प्रथम चरण 1947-1970। इस दौर में केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस का नियंत्रण था। क्षेत्रीय आवाजें दबाई गईं या उन्हें स्वायत्तता देकर शांत किया गया। द्वितीय चरण 1970-1990। क्षेत्रवाद का उभार। इस दौर में बड़े क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ। असम गण परिषद AGP 1985 में बनी और आते ही सरकार बनाई। मिजो नेशनल फ्रंट MNF सशस्त्र विद्रोह छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल हुआ। तृतीय चरण 1990 से अब तक माइनस गठबंधन का दौर। वर्तमान में यहाँ कोई भी एकल पार्टी, चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, अकेले सरकार चलाने की स्थिति में कम ही होती है। अब यहाँ राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच गठबंधन, जैसे नीडा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की राजनीति चलती है। घ. क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं और कमियां। विशेषता: ये दल स्थानीय मुद्दों, भाषा और भूमि अधिकारों को मजबूती से उठाते हैं। कमी: ये दल अक्सर अवसरवादी होते हैं। केंद्र में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, ये अपनी राज्य सरकार बचाने और फंड लेने के लिए तुरंत उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं। घ. निष्कर्ष: उत्तर पूर्व में क्षेत्रीय दलों का उदय इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। इसने उन आवाज़ों को भी मुख्यधारा की राजनीति में जगह दी है जो कभी अलगाववाद की राह पर थीं। 4. उत्तर पूर्व में स्वायत्तता और अलग राज्यों की मांग के आंदोलन।